नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप सबकी इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम इकोनॉमिक्स से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत कम टाइम में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने ऑफलाइन क्लासेस में भी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है। अब आपके एग्जाम से पहले एक शॉर्ट रिवीजन, ताकि सारी चीज़ों को आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम किसी थ्योरी में रह गए, तो उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में संकलन किया है। आज की क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अभी जितने भी अभी के एग्जाम हुए, उनमें अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उन सारी चीज़ों को मैंने समावेश किया है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, बस थोड़ी और मेहनत कर लेना, थोड़ा और इंतजार कर लेना, आपका हार्डवर्क आपको आपका फल देगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखो, अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने क्या बोला था? एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा था, जबकि सैमुअल्सन ने अर्थव्यवस्था को ग्रोथ ऑफ साइंस कहा था। फिर अर्थव्यवस्था को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया था। पहला अर्थव्यवस्था थी दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर। दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से होती है जो आयात और निर्यात दोनों कर रही हो। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य इस अर्थव्यवस्था से होता है जो ना आयात कर रहा हो ना ही निर्यात कर रहा हो। विश्व के अधिकांश देश खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1982 में हमने एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या फिर आयात निर्यात बैंक की स्थापना की थी। 1982 में एक और बैंक की स्थापना की थी, हाँ जी। 12 जुलाई 1982 को हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की थी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड बैंक के हेड है केजी साजी। केजी सावी जी आपकी क्या है? नाबार्ड बैंक के हेड है। क्लियर हो क्या? तो अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार क्या है? दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब अगला होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अगला होता है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था आपकी 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? प्राइवेट सेक्टर का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण होता है पब्लिक सेक्टर का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक वही है जो कि आपकी अर्थव्यवस्था के जनक है, अर्थात एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के भी जनक है, इसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी एडम स्मिथ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है कार्ल मार्क्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है कीन्स। अब भाई इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो देखो, दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकास के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब स्वामित्व के आधार पर इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली, विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर नहीं समझ में आए तो स्पीड को कम करके समझ लीजिए। अगर फिर भी अगर स्पीड तेज़ लग रही है तो कम कर लीजिए, धीमी लग रही है तो तेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाई है। 1 महीना आपने अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, तो बस इस टाइम पे आपको क्या कराना है? रिवीजन कराना है। समझ आया कि नहीं आया? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का नियंत्रण होता है। किसी भी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर कब कहते हैं या किसी भी क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर कब कहते हैं? अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। अगर 50% से अधिक हिस्सेदारी, तो क्षेत्र कैसा होगा? प्राइवेट सेक्टर के स्थान पर कौन सा क्षेत्र होगा? पब्लिक सेक्टर। अगर सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से ज़्यादा, तो सरकारी क्षेत्र होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई जो प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में सरकार की कौन सी नीति लागू होती है?
प्राइवेट सेक्टर में सरकार के हस्तक्षेप की नीति लागू होती। प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। प्राइवेट सेक्टर में संसाधनों का असमान वितरण होता है। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जो ना निर्यात कर रही हो ना ही आयात। निर्यात में क्या होता है? निर्यात में क्या होता है कि हम अपने यहाँ से क्या होता है चीज़ों को भेज रहे होते हैं। आयात में चीज़ों को हम मंगाते हैं। भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा? चीन। अर्थात भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता है? चीन। और भारत का व्यापार किसके साथ लाभ में चल रहा है? तो भारत का व्यापार यूएसए के साथ लाभ में। तो हम लाभ में कब होंगे? जब हम चीज़ें भेजें ज़्यादा और मंगाए कम। जब हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हो और आयात क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तभी तो हम लाभ में होंगे। तो अमेरिका के साथ क्या करते हैं? हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। जबकि चीन के साथ क्या करते हैं? हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो हमारा व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। अब हमारा सबसे ज़्यादा लाभ किसके साथ है व्यापार करने में? अमेरिका के साथ। क्लियर हो गया? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? लगभग 50% से ज़्यादा 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने तृतीय क्षेत्र का विस्तार 2 क्षेत्रों में और किया है। तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र माने जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की टैगलाइन याद करिए। अगर आपको कच्चा माल डायरेक्ट प्रकृति से मिल रहा है तो क्षेत्र कैसा होगा? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि आपको कृषि में आपको अनाज सब्जियां डायरेक्ट प्रकृति से मिल रही कि नहीं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, ये सारे अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिक को हम रेड कॉलर जॉब कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 52% लोग संलग्न हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 16.85%। भारत के गरीब होने के एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। बताओ, जिस क्षेत्र में हमारी 50% से ज़्यादा संलग्न है, 50% से ज़्यादा जनसंख्या काम कर रही है, उस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मात्र 17% से कम। इसलिए हमें क्या करना है? कृषि का विकास करना है, कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। इसलिए हम अलग अलग योजनाएं लाते हैं, जैसे कि हरित क्रांति लेके आए। हरित क्रांति से हमने गेहूं उत्पादन पर बल दिया। इसके साथ अलग अलग आपकी दुग्ध क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, तिलहन के लिए क्रांति लेकर आए, आलू क्रांति, गोल क्रांति लेके आए, आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अलग अलग समय पे हम अलग अलग क्रांतियाँ लाए। अप्रैल 2016 में एक समिति का गठन हुआ था। कौन सी समिति? दलवई समिति। दलवई समिति का उद्देश्य क्या था? दलवई समिति का उद्देश्य था कृषकों की आय को डबल करना। तो पूछ सकते हैं कि कृषकों की आय को डबल करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? दलवई समिति का गठन किया गया था। अभी हमारे पास जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? एमएसपी के लिए। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीएसीपी, कृषि लागत मूल्य आयोग एमएसपी का निर्धारण करता है। सीएसीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? सीएसीपी का हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में स्थित है। एमएसपी होती क्या है? अब समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा एक क्षेत्र है। आज हमने देखा कि भाई टमाटर क्या हो रहा है? 80 रुपये पर केजी बिक रहा है, ठीक है। अब टमाटर 80 रुपये पर केजी बिक रहा है, तो मैंने सोचा अगली बार मैं भी क्या करूँगी? अपने खेत में टमाटर ही बोऊंगी। भाई अगली बार जब टमाटर का सीजन आया, मैंने भी टमाटर बो दिया। मेरे देखा देखी कि मेरे बगल वाले ने भी बो दिया, उसके देखा देखी उसके बगल वाले ने भी टमाटर बो दिया। अब जब टमाटर को बेचने की नौबत आई तो टमाटर हमारा 8 रुपये पर किलो ही बिक रहा है। अब जो टमाटर हमने 80 रुपये पर केजी के सपने देख के बोया था, वो टमाटर 8 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो किसान कह रहा है हमें हर फसल का एक एमएसपी बता दीजिए, न्यूनतम समर्थित मूल्य, कि अगर बाजार मंदी में है तब भी एक रेट फिक्स कर दीजिए कि इतने से कम में तो आपका टमाटर नहीं बिकेगा। अब मान लीजिए कि टमाटर का हमने 30 रुपये पर केजी एमएसपी कर दिया। अगर टमाटर 80 रुपये पर केजी में बिक रहा है तो आराम से आप मंडी में या जहाँ बेचना चाहे बेच लीजिए। अगर टमाटर 8 रुपये पर केजी बिक रहा है तो कम से कम टमाटर 30 रुपये पर केजी में सरकार खरीदेगी। ये क्या होता है? एमएसपी होता है। तो थोड़ी सी आवाज़ वैसे आ रही होगी क्योंकि काम चल रहा है, पर आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। देखो, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में।
अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है? सबसे पहले अगर हम श्रम बल की संख्या में परिवर्तन कर रहे हैं, श्रम बल की संख्या में परिवर्तन करने पर सीमांत उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता या सीमांत उत्पादकता शून्य होती, तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, भाई ये हमारा खेत है, अब इस खेत में गेहूं को काटना है, गेहूं की निराई करनी है या कोई भी फसल हो गई। अब हमारे घर से पहले क्या हो रहा था, मम्मी आ रही थी, पापा आ रही थी, भाई आ रहा था, 3 लोग काम करने आ रहे थे। अब पता चला आप लोग भी छुट्टी लेके आ गए, आप भी आ रहे हो, आपका छोटा वाला भाई भी आ रहा है, अब 5 लोग काम करने आ रहे हो। पहले 3 लोग खेत में काम कर रहे थे, तब भी 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन होना है तो उतना ही होगा। अब 5 लोग भी काम कर रहे हो तो 10 कुंतल ही उत्पादन होगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 11 कुंतल उत्पादन हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ा। अब उस खेत में 3 लोग काम करो चाहे 5 लोग काम करो, सीमांत उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। घर के 5 लोग खेती के काम में लगे हुए हैं, घर के 5 लोग पशुपालन के काम में लगे हुए हैं। अगर 5 में से 3 लोग भी काम करने लगेंगे ना तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 की जगह 5 करने लगेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब वो 5 के 5 काम कर रहे होते हो तो नहीं लग रहा है मैं काम तो कर रहा हूँ, तो ये क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी। वो दिन भर काम भी कर रहे होते लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो कौन सी बेरोजगारी होती है, छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी आपके प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपके हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, हैदराबाद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान मिलाया गया था। हैदराबाद आपकी पहली रियासत है जिसने सहायक संधि पर साइन किया था। हैदराबाद और मुस्लिम लीग, इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। हैदराबाद को हमने मिलाया कैसे था, 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 2023 को हमने बाजरा या फिर मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज को हम किस नाम से जान रहे हैं, श्री अन्न के नाम से। अभी हाल ही में हमने क्या किया, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला है, हैदराबाद में। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला है, हैदराबाद में। 2016 किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष था, तो 2016 हमारा दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था। 2023 किसका था, 2023 आपके मोटे अनाज या फिर बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था। 2024 अंतरराष्ट्रीय किसका वर्ष है, कैमलिस्ट। कैमलिस्ट का मतलब होता है भाई ऊँटों, ऊँटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है 2024। अच्छा, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में। देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसमें रिवाइज करा रही हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको तैयार होंगे, कुछ नहीं तैयार होंगे तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये सारे फैक्ट तैयार करके जाइए। और ये सीरीज आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो अभी मेहनत कर लो, अभी इस टाइम पे ना थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर लो, जितनी कर रहे हो ना उससे ज़्यादा। देखो अपने लिए तो सब मेहनत करते हैं, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया कि आप कर सकते हो, उनके बारे में सोचिएगा कि आपकी इस मेहनत से उनकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आएंगी। जो आज पार्टी कर रहे हैं ना, उन्हें पार्टी कर लेने दो, आप एनसीईआरटी चला लो, आप मेहनत कर लो। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, कल आपको लाइफ में जीविकोपार्जन के लिए जॉब तो फिर भी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट जॉब मिलेगी, जॉब तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको प्राइवेट जॉब की हालत पता होगी कि नहीं होगी, भाई पता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कब मेहनत करनी है। आज 6 से 8 घंटे की मेहनत करना चाहती हो या ज़िंदगी भर 10 से 20 घंटे की मेहनत करना चाहते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, जॉब के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और जॉब ना लगने पर लाइफ कैसी होगी, दोनों को सोचिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। कुछ टाइम की बात है, ये सारी चीज़ें हो सकता है क्लास आपको बोरिंग लग रही हो, क्योंकि आपको पता है मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके के सारे फैक्ट तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहेंगे तो इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इसके साथ आपकी ज्योग्राफी की, करंट अफेयर, यूपीजे की सब चीज़ों को रिवाइज करा दूंगी। लेकिन आपका फीडबैक कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सबकी हिस्ट्री और पॉलिटी के ऑफलाइन नोट्स आप सबको ऑफलाइन क्लासेस में दिए जा चुके हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, आप सबको उन्हीं नोट्स की PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगी। उन सबको पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। वैसे वो पेड PDF थी, लेकिन इस बार मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम के बच्चों के लिए उस PDF को फ्री में कर दिया है। तो बहुत जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उनको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द उनको डिलीट कर दिया जाएगा। वो PDF सिर्फ यूपी पुलिस के एग्जाम के बच्चों के लिए फ्री में किया गया, तो अभी आपको प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर से अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। भाई संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? सबसे पहले तो बेरोजगारी समझते हैं। बेरोजगारी होती क्या है? कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेरोजगारी। कई बार हमारे मन में आता है ना कि हमारे आसपास तो सब बेरोजगार दिख रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बेरोजगार के आंकड़े बहुत कम आते हैं। तो समझिए गवर्नमेंट के आंकड़े कैसे आते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, पूरे भारत की जनसंख्या है। अब इस पूरी भारत की जनसंख्या में ये आपकी क्या हो गई, कार्यशील जनसंख्या हो गई। अब समझो पहले, भाई आप बेरोजगार किसको कहते हो? आपके घर का जो बुजुर्ग है उसे तो आप बेरोजगार नहीं कहते। आपके घर का जो बच्चा है उसे बेरोजगार कहते हो? नहीं, जो कार्यशील जनसंख्या होती है। तो हमारे भारत में 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। अगर कार्यशील जनसंख्या को काम उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो काम करने के लिए तैयार है, तो उससे हम कहते हैं बेरोजगारी। अब एक बार आंकड़ा समझिएगा। अब ये आपके भारत की पूरी जनसंख्या है। अब इस पूरी जनसंख्या में ये आपकी क्या है, कार्यशील जनसंख्या है, मतलब 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। अब कार्यशील जनसंख्या में कुछ ऐसे होंगे जो काम नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट कहती है ऐच्छिक बेरोजगार है, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है। अब ये है कि काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये आपकी कौन सी हो गई, बेरोजगारी का आंकड़ा। ये भारत की क्या है, पूरी जनसंख्या है। अब पूरी जनसंख्या में सभी तो काम नहीं कर रहे हैं। अब ये आपकी कौन सी है, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार होते हैं। ऐच्छिक रूप से बेरोजगार का मतलब, अब जैसे आज आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो मनरेगा के लिए कार्ड बनवा रहे थे, लेकिन इन्होंने कार्ड नहीं बनवाया। अब भाई बेशक वो आपकी योग्यता के अनुसार काम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है तो हमने तो इनके क्षेत्र में मनरेगा का कार्ड बनवाया था, लेकिन इन्होंने तो बनवाया ही नहीं। हमने तो बैंक मित्र योजना लेकर आए थे, इन्होंने किया ही नहीं। हम तो यही योजना लेके आए, मतलब ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो गवर्नमेंट इन्हें कौन सा बेरोजगार बनती, ऐच्छिक बेरोजगार। और गवर्नमेंट जो भी आंकड़े जारी करती, कौन से, अनैच्छिक बेरोजगार के। अनैच्छिक बेरोजगार क्या होते हैं, वो किसी भी शर्त पर काम करने के लिए तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जैसे आपके आसपास के क्षेत्र में एक होगी श्रम मार्केट होती है, जहाँ पे क्या होता है, सुबह सारे मजदूर जाके तैयार हो जाते हैं और वो काम के लिए खड़े होते हैं कि भाई आइए हमें काम दे दीजिए। उसमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, वो वापस चले जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बेरोजगार। तो गवर्नमेंट जो भी आंकड़े जारी करती है, कौन से आंकड़े करती है, अनैच्छिक बेरोजगारी की। पहली बात समझ में आई, बेरोजगार किसे कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, वो क्या होते हैं, बेरोजगार। अब बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बेरोजगारी का पहला प्रकार होता है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है भाई, ये बेरोजगारी आपके प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। श्रम बल में परिवर्तन करने पर सीमांत उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, तो इस बेरोजगारी को छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगली बेरोजगारी कौन सी होती है? अगली बेरोजगारी होती है आपकी घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि भाई आज मैं एक जॉब में हूँ, इस जॉब को छोड़कर मैं कर रही हूँ दूसरी जॉब को ज्वाइन। अब इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की जॉब करने के बीच में कुछ टाइम के लिए मैं बेरोजगार होंगी कि नहीं होंगी? भाई आज मैंने यहाँ से रिजाइन किया, आज मैं इस चैनल पर काम कर रही हूँ, मैंने कहा मैं इस चैनल पर काम नहीं करूँगी, तो मैं आज इस चैनल से रिजाइन करके नए चैनल को ज्वाइन करूँगी, नए कोचिंग को ज्वाइन करूँगी। उसके बीच के समय में कुछ टाइम के लिए बेरोजगार होंगी कि नहीं होंगी? वो हमारी कौन सी होती है? घर्षण बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी कौन सी होती है? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसम परिवर्तन से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अभी जैसे आपके पास गर्मी चल रही है, तो गर्मी में बहुत सारे आइसक्रीम वाले हैं, इनको रोजगार मिल गया। अभी बरसात आ जाएगी तो जो छाता सुधारते हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। जैसे आपकी बरसात और गर्मी खत्म होगी, ये आइसक्रीम वालों की, इन सब की क्या हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। अब जैसे सर्दियों में क्या होता है, मूंगफली वाले बहुत दुकान लगाते हैं। अब गर्मी आते ही मूंगफली वालों को रोजगार खत्म हो जाता है कि
नहीं? तो मौसम परिवर्तन पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, कौन सी बेरोजगारी होती है? मौसमी बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी कौन सी होती है? चक्री बेरोजगारी। बाजार में अचानक से मंदी आ जाए, बाजार में अचानक से तेजी आने पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? चक्री पर। जैसे इस टाइम पे आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देख लोगे, सारे क्या कर रहे होंगे? पुलिस एग्जाम के बैच चला रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे पुलिस एग्जाम मार्केट में चल रहा है। तो अब जैसे पुलिस एग्जाम खत्म हो जाएगा, कोई भी चैनल वाला, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस पुलिस एग्जाम का बैच चलाएगा? नहीं चलाएगा, क्योंकि बाजार में इस टाइम पे क्या है? पुलिस एग्जाम की तेजी चल रही है। अभी आपका 7 जुलाई को क्या हो गया? सीटेट का एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब बाजार में कोई भी आपको सीटेट की क्लासेस दिख रही है? किसी भी यूट्यूब चैनल में सीटेट की क्लासेस दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि बाजार में इसकी मांग नहीं है। बाजार में जिस चीज़ की मांग हो जाती है उसका रोजगार का सृजन हो जाता है, और जिस चीज़ की मांग समाप्त हो जाती है उसका रोजगार का अंत हो जाता है। जैसे अभी शादियों को सीजन आएगा, कार्ड छापने वालों को बहुत सारा काम मिलने लगेगा, टेंट हाउस वालों को बहुत सारा काम मिलेगा। शादियों को सीजन खत्म हो जाते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह खाली रहते हैं। क्यों? तो बाजार में अचानक से एक सीजन आता है, उस सीजन के बाद खत्म हो जाता है। ये कौन सी बेरोजगारी होती है? चक्री बेरोजगारी। समझ में आ रही है कि चीज़ें? नहीं। मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगी। थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे इसलिए है कि आपको सारी चीज़ों को रिवाइज कराना है। अगली बेरोजगारी कौन सी होती है? आपकी शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से होता है जिसमें आपको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। भाई आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, अब आपसे कोई कह दे कि आप नरेगा में जॉब कर लो, आप करोगे? नहीं करोगे भाई, आपकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कहते कि मैंने तो अभी चपरासी की वैकेंसी निकाली थी, आपने फॉर्म ही नहीं भरा। भाई चपरासी हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, तुम कैसे फॉर्म भरते हैं? तो इस तरह की बेरोजगारी को कौन सी कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी, की योग्यता के अनुसार काम नहीं मिले। अगली बेरोजगारी कौन सी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक बेरोजगारी है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के पास अपर्याप्त कौशल होते हैं। आप मतलब कि व्यक्ति के पास स्किल नहीं होता, उसकी उत्पादन क्षमता उतनी पर्याप्त नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं किसी को कह नहीं रही हूँ लेकिन एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। जैसे बहुत सारे देखेंगे आप, बीटेक कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई में किया है, प्लम्बिंग में कर रखा है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन में कर रहा है, किसी भी चीज़ में कर रखा है, उनके पास डिग्री तो है, शैक्षिक योग्यता तो है, लेकिन अभी उनसे कह दो कि भैया ऐसा करो, इस पंखे का जरा कंप्रेसर बदल दो, इस लाइट को जरा बल्ब बदल दो, तो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्किल का अभाव है, उन्हें ये चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वही आपका प्लम्बर आएगा, उसे कोई भी नॉलेज नहीं, उसने इसके लिए कोई भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन 2 सेकंड में आपका काम करके चला जाएगा। इलेक्ट्रीशियन आएगा, 2 सेकंड में आपका काम करके चला जाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग किया। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम आपको जो भी शिक्षा देते हैं, बुकिश नॉलेज देते हैं, उसके प्रैक्टिकल नहीं कराते। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? स्किल नहीं है उस काम की, या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बेरोजगारी का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब भाई अगर पूछेगा बेरोजगारी का आकलन कौन करता है, देखो हमारे भारत में 3 संस्थाएं, एक हमारी है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका गठन हमने किया था 1951 में। एक है एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संस्था, जिसका हमने गठन किया था 1950 में। पहले हमारे यहाँ पे गरीबी का, बेरोजगारी का, ये सारे आंकड़ों कौन एकत्रित करता था? एनएसएसओ करता था। और जो अगर आपको राष्ट्रीय आय का, जीडीपी जीएनपी का आकलन करना होता है तो कौन करता था? सीएसओ करता था। लेकिन अभी हाल ही में हमने 2019 में क्या कर दिया? 2019 में हमने सीएसओ प्लस एनएसएसओ दोनों को विलय करके एक संस्था बना दी, एनएसओ। तो वर्तमान में गरीबी का, राष्ट्रीय आय का, बेरोजगारी का, ये सारे आकलन कौन करते हैं? एनएसओ करता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन करेगा? एनएसओ करेगा। भारत में बेरोजगारी का आकलन पहले कौन करता है? तो 2019 से पहले एनएसओ करता था, ठीक, ध्यान रहेगा कि नहीं? अच्छा, पता है आपको 1949 में हमने एक समिति बनाई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस जी। पीसी महालनोबिस जी राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। पीसी महालनोबिस समिति की अनुशंसा पर ही 1951 में हमने क्या किया था? सीएसओ का गठन किया था। इसीलिए 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पीसी महालनोबिस का नाम आपने कहीं और सुना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। समझ में आ गया कि नहीं आया?
अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है वित्तीय बाजार का एकीकरण। देखो 1991 में क्या हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गई थी। समझो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई थी। उस टाइम पे दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बहुत योगदान है, पीवी नरसिम्हा राव का, इसके साथ साथ हमारी उस टाइम की वित्त मंत्री थी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, भारत में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उदारीकरण, निजीकरण, ये जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट और वैश्वीकरण, तीनों कॉन्सेप्ट लेकर आए, उदारी, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को जो मंदी की स्थिति में चली गई थी उसको बाहर निकाला। उदारीकरण का मतलब होता है कि भाई हमने लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बना दिया। निजीकरण, बहुत पहले हमारे भारत में क्या थी, सारी चीजें कैसी थी, सरकारी थी। फिर हमने चीजों को क्या किया, प्राइवेट किया। जैसे आपको समझने की कोशिश करिए, 1969 में हमने क्या किया था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में हमने क्या किया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब इन 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट बैंकों को हमने क्या कर दिया, सरकारी बनाया। 1990 के बाद से हमने क्या किया, सरकारी चीजों को प्राइवेट बनाया। अब भारत सरकार के पास सिर्फ 4 क्षेत्र है। एक आपका रेलवे का क्षेत्र है, एक परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, एक अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र है, एक आपके रसायन वाला, केमिकल वाला। इन 4 क्षेत्रों के अलावा सारे क्षेत्र हमने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में भी दे दिया। अभी इन 4 क्षेत्रों में क्या है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। इनके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में क्या है, प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई भी है, हमारे यहाँ पे एसबीआई जैसे सरकारी बैंक भी है, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट बैंक भी है, एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक भी है। हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट का भी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी है। तो हमने क्या किया, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया उदारीकरण के द्वारा। दूसरा चीज निजीकरण, प्राइवेट क्षेत्र को भी मौका दिया। और चौथी चीज क्या है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किया, वित्तीय बाजार का एकीकरण किया कि भाई विदेश से भी कंपनियां हमारे भारत में आए। अगर देखो कोई भी कंपनी विदेश से भारत में आएगी तो भूमि कहाँ पे लेगी, भारत में लेगी। अगर रेंट में लेगी तो भारत वाले को लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर बनाएगी भी तो भारत में लाभ होगा कि नहीं होगा। भाई उसके लिए रोज जॉब चाहिए, जॉब के लिए काम करने के श्रमिक चाहिए, तो कहाँ से लेगी, भारत में। अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें कंपनियों को भारत में लाना होगा। तो 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। एलपीजी का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। क्लियर हो गया। एलपीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1991-92 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। समझ में आया कि नहीं आया आपको इतनी चीजें। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम में कहिए कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, गरीबों में सबसे अधिक गरीब एक होते हैं गरीब, एक हमने लाइन बना रखी है बीपीएल, लो पॉवर्टी लाइन, कि भाई गरीबी रेखा से नीचे। एक होते गरीबी रेखा से नीचे, एक होते और ज्यादा गरीब। तो हमने कहा जो अंत्योदय में हमने कहा जो सर्वाधिक गरीब है, अंतिम पंक्ति पे, हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हमने अंत्योदय कार्यक्रम लाया था। क्लियर हो गया। अच्छा भाई गरीबी की बात आई तो गरीबी की बात के बारे में देख लें। गरीबी क्या होता है, गरीब उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए। गरीबी के आकलन के लिए अलग अलग समितियां आई। कुछ समितियों ने उपभोग के आधार पर बताया तो कुछ ने खर्च के आधार पर बताया। जैसे कि एक समिति ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप 2400 कैलोरी का भोजन कर पा रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में आप 2100 कैलोरी का भोजन कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। इसी के साथ साथ आपकी अलग अलग समितियां आई। कुछ ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप 47 नगरीय क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन कमा ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 31 रुपये प्रतिदिन कमा ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। गरीबी के आकलन की अलग अलग समितियां बनी, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी समिति का संबंध गरीबी से जुड़ा हुआ है। पहले आपकी रंगराजन समिति, रंगराजन समिति का संबंध किससे, गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन, सुंदेश तेंदुलकर समिति, दांडेकर समिति, इन समितियों का संबंध किससे, गरीबी के आकलन से। ध्यान रखिएगा। भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, भारत में 2019 से गरीबी का आकलन एनएसओ करता है। अब जितने भी अर्थव्यवस्था में आकलन होते हैं, राष्ट्रीय आय, जीडीपी का, गरीबी का, बेरोजगारी का, सारे आकलन कौन करते हैं, एनएसओ करता है। 2019 से पहले कौन करता था, तो 2019 से पहले एनएसओ करता था। ध्यान रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है, सबसे कम गरीब कहाँ पे है, सबसे कम गरीब है आपके जम्मू कश्मीर में। अगर पूछेगा सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गरीब कहाँ पे, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गरीब है आपके छत्तीसगढ़ में। अगर पूछेगा जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक गरीब कहाँ है, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक गरीब है आपके उत्तर प्रदेश। भारत का इथोपिया किससे कहते हैं, देखो इथोपिया क्या है,
कुपोषण के लिए बहुत ज़्यादा, इथोपिया में कुपोषण बहुत होता है। भारत में सर्वाधिक कुपोषण कहाँ में? मध्य प्रदेश में। अत्यधिक पोषण के कारण भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश आया तो भैया मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दें क्या आपको? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के सीएम है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, मध्य प्रदेश में क्या होता है? ग्वालियर महोत्सव मनाते हैं। ग्वालियर में अच्छा समाधि किसकी है? अकबर के दरबार में रहते थे कवि। अकबर के दरबार में कौन रहता था जिन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था? तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के कवि थे। तानसेन की समाधि ग्वालियर में बनी हुई है, इसलिए तानसेन महोत्सव, ग्वालियर महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? मध्य प्रदेश में मनाते हैं। तानसेन ने कौन सी गायन शैली का विकास किया था? ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किया था? तानसेन ने किया था। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? IBRD। IBRD एक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, कौन सी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक किसकी देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक का विकास किया था महबूब उल हक ने। इसके साथ साथ क्या होता है इसमें? अमर्त्य सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के द्वारा हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का गणना करते हैं। इस बार इंडिया की रैंकिंग कितनी? 124 रैंकिंग है। 134 इंडिया के मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग है। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? संस्था UNDP। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है आपका साक्षरता। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, ये 3 आधार पर मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। क्लियर हो गया? मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित क्या होता है? जो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का गणना कैसे करते हैं? US डॉलर में किया जाता है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 134 इंडिया की रैंकिंग है। अच्छा, 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में, जिनका शैक्षिक विकास सबसे अच्छा है, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक जारी करते हैं उसके 3 आधार क्या क्या होते हैं? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। अभी हमारे यहाँ पे जनगणना के भी आंकड़े कौन से? 2011 की जनगणना की ही आंकड़े हमारे पास हैं। तो उस आधार पर शैक्षिक विकास सूचकांक के उच्चतम स्थान में भारत के 4 राज्य शामिल थे। पहला स्थान केरल का था, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब और महाराष्ट्र में। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? भाई, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जहाँ ना आयात हो रहा हो ना ही निर्यात हो रहा हो, उस अर्थव्यवस्था को हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। अब विश्व का कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं बचा है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? प्रचंड बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है? श्रम बल में परिवर्तन करने पर सीमांत उत्पादकता में नगण्य परिवर्तन या कोई खास परिवर्तन नहीं होता, उस बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के 50% से अधिक, लगभग 52% भाग जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्र का GDP में योगदान कितना? 16.85, अर्थात 17% से भी कम है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को कौन सी जॉब बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल आपको कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण क्या होंगे आपके? कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। ये सारे उदाहरण आपके क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के किस राज्यों में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो, पहला स्थान है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका उड़ीसा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपका छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ रहेगा, नहीं तो उड़ीसा। इस क्वेश्चन में क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा था, ध्यान रखिएगा। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे करते हैं? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता, गरीबी का आकलन किया जाता है। असमानता घटाने का उपाय नहीं है। देखो, भारत में क्या आय में बहुत ज़्यादा असमानता है। असमानता का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं जो हजारों अरबों रुपए क्या कर रहे हैं? अपने साथी जैसे फंक्शन में बर्बाद कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ ऐसा भी है जो अपने घर की मूलभूत जरूरतों को तबका पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ पे आय पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे यहाँ की लगभग 90% से ज़्यादा जो पैसा है मुश्किल से 4 से 5 उद्योगपतियों के पास है, बाकी 10% में पूरे भारत में पैसा डिवाइड है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आय की बहुत ज़्यादा असमानता है।
आय की असमानता को घटाने का अर्थव्यवस्था को उदारीकरण नहीं हो सकता। देखो, असमानता घटानी तो हमें सबको रोजगार देना है, सबको साक्षरता करना है, सबके लिए हमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है। सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार देना है। अच्छा, रोजगार से बात आई, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था आपके कीन्स ने। डिमांड सप्लाई की थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? डिमांड सप्लाई की थ्योरी का प्रतिपादन किया था आपके एडम स्मिथ ने। डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है? देखो, मांग बढ़ेगी तो, अगर किसी भी चीज़ की मांग बढ़ेगी तो कीमत भी क्या होगी? मांग बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जाती है। अब किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो कीमत बढ़ने पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती। कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन इसके अपवाद में दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी गिफन वस्तु होती है, एक आपकी प्रतिष्ठावान वस्तु, इसके अपवाद होते हैं। गिफन वस्तु क्या होती है? जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई, आज क्या हो रहा है कि आटा अगर महंगा भी हो जाएगा तो भी तो हम रोटी खाएंगे ना, नमक महंगा भी हो जाएगा तो भी तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। ये हमारी क्या होती है? गिफन वस्तु होती है। भारत को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, अर्थात हमारे पास कार्यशील जनसंख्या बहुत है, हमारे पास श्रम बल बहुत है, लेकिन इस श्रम बल को हमने क्या किया? संसाधन नहीं बना पाए। इस श्रम बल को हमने क्या मान लिया? बाधा। भाई, आपके घर में क्या हो, 20 लोग हों, जो सारे 20 के 20 लोग काम कर लेंगे तो किसी भी काम को आप बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने क्या कर रखा है? 20 लोगों का है, हमारे घर में तो 20 लोग हैं, हम विकास ही नहीं कर पा रहे, 20 लोगों का खर्चा बहुत है। यही चीज़ भारत कर रहा है। भारत क्या रोना रोता रहता है कि भाई हमारे पास जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है। अगर आपके पास जनसंख्या बहुत है तो आप ऐसा करिए ना, प्राइवेट सेक्टर को वरीयता दीजिए या उनके लिए रोजगार का सृजन करिए। अगर सारे लोग काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो हमारी जीडीपी में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? जब हमारी जीडीपी में वृद्धि होगी तो हमारा देश विकास में जाएगा कि नहीं? भाई, चीन के पास तो हमसे ज़्यादा जनसंख्या थी कि नहीं? एक टाइम पे चीन के पास हमसे ज़्यादा जनसंख्या थी। आज बेशक हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, आज भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है, लेकिन एक टाइम पे तो हमसे ज़्यादा चीन के पास जनसंख्या थी। चीन ने एक तो क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया। दूसरा, चीन ने क्या किया? अपने यहाँ की जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है उस सबको रोजगार प्रोवाइड किया। चीन में एक स्कूल जाता है, वो बच्चा भी क्या करता है? पार्ट टाइम जॉब करता है, उसको अलग अलग साधन दिए। भाई, वो क्या कर सकते हैं? 2 घंटे कोई खिलौना बना सकते हैं, 2 घंटा उसके लिए काम कर लिया तो उसने आय भी कर लिया, इसके साथ साथ उसने अपने पास एक स्किल का भी विकास कर लिया। और चीन ने क्या कर दिया? प्राय बहुत सारी विदेशी कंपनियों के लिए एकदम लाइसेंस की प्रक्रिया को, भूमि लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया। तो जितनी भी कंपनियां थी ना, सब चीन में जाके, तो चीन के लोगों को रोजगार मिल गया। तो हमें क्या करना है? अपनी जनसंख्या को एक संसाधन मानना है, ना कि बाधा। तो भारत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? भारत श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? गरीबी का मुख्य कारण होता है आय में असमानता। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खाना बर्बाद कर रहे। कुछ अरबों खरबों में शादियाँ कर रहे हैं तो कुछ अपनी बेटी की शादी कुछ हजार में करने के लिए मोहताज हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या? आय की बहुत बड़ी असमानता है। हरित सूचकांक का विकास किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक का विकास किया गया था। भ्रष्टाचार से लड़ाई करने के लिए क्या? केंद्रीय संथरता आयोग का गठन किया। संतानम समिति की सिफारिश पर हमने क्या किया? केंद्रीय संथरता आयोग का गठन किया। तो देखो, भारत को एक दीमक के तरीके चाट रहा है भ्रष्टाचार। तो मैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। देखो, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के 3 आधार होते हैं, साक्षरता, प्रति व्यक्ति और जीवन प्रत्याशन। 3 आधार पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कहते हैं 134 इंडिया की रैंकिंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत या उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में क्या लिख के आए थे? एलपीजी का कॉन्सेप्ट। जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पी.एन. नरसिम्हा राव जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। अभी देखो, जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन हुआ था तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भाई जब हम क्या कर रहे थे, पंचायतों को संवैधानिक स्थान दे रहे थे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि भाई पंचायतों को स्थान संवैधानिक दर्जा हमने कब दिया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन से? 92-93
या नरसिम्हा राव जी। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी होंगी। पेपर में क्वेश्चन एकदम से डायरेक्ट नहीं पूछता, इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने जितने भी इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का संकलन किया। ये सारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। PDF मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखो, आज मेहनत कर लो। आज अगर आपने मेहनत नहीं की तो कल आप पछताओगे। क्योंकि देखो, अगर पुलिस एग्जाम के लिए देखोगे, फॉर्म कितने पड़े हैं? फॉर्म आपके लगभग कितने पड़े हैं? 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। वैकेंसी कितनी है? 60,000। कंपटीशन का लेवल समझ रहे हो? इसमें से कितने 49.5 लाख क्या होंगे? बाहर होंगे। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपका नाम किस लिस्ट में आना है। आपका नाम इस लिस्ट में आना है कि इस लिस्ट में आना है। अगर आपके अपने 49 लाख वाली लिस्ट में नाम आना है तो जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, मन कर रहा है तो पढ़ रहे हो, रील्स देख रहे हो, करते रहिए। लेकिन अगर आपको इन 60,000 की लिस्ट में आना है, देखो सिलेक्शन तो इन्हीं 60,000 का होना है कि नहीं होना है। तो अगर आपको इस 60,000 की लिस्ट में आना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ में मेहनत कर ली, हिंदी में कर लिया, रीजनिंग में कर लिया, GS को छोड़ दिया। या GS में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इसको इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया, या करंट को छोड़ दिया, या UP GK को। हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, आपके लिए मैंने चीज़ों को क्या कर दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग नहीं देखते हो। गारंटी से बता रही हूँ कि मैंने आप सबको ऑफलाइन क्लासेस में भी कहा था प्रीवियस ईयर लगाइए। मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे। तो मैंने क्या किया, जितने भी इकोनॉमिक्स में, आपके UP पुलिस में, इसके साथ अभी जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, UP PCS के प्री में, लोअर शॉर्टनेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, उन सबको इसमें संकलन कर लिया। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख के जाएंगे तो ज़्यादातर के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उन नोट्स को तो मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। आपके लिए हर एक चीज़ की तैयारी हो रही, करंट अफेयर की भी नोट्स बन रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो आप सबको हिस्ट्री के तो दिए जा चुके हैं, पॉलिटी के आपको नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स 1 से 2 दिन में आपको और मिल जाएंगे। ये वाली तो PDF पढ़नी, इसके साथ साथ एक और PDF है, उसको पढ़कर जानी है। मुश्किल 7 से 8 पेज की नोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे संकलन करके एकदम क्रीम निकाल के दी जा रही कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप मट्ठा अलग करिए, क्रीम अलग करिए, सिर्फ आपको क्रीम निकाल के दी जा रही। बस आप इतना तैयार कर लीजिए तो गारंटी मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मेहनत करनी होगी। अब मेहनत के लिए थोड़ा सा एक होता है हार्डवर्क। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हार्डवर्क कब किया जाता है? एग्जाम से 1 महीने पहले तक जो किया जाता है हार्डवर्क किया जाता है। जब एग्जाम का 1 महीना बचता है, 20 से 25 दिन भी होता है, तब हार्डवर्क बंद करके क्या किया जाता है? स्मार्ट वर्क किया जाता है। हार्ड वर्क अगर आप करते रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी कि भाई पुलिस एग्जाम का पेपर पूछने का पैटर्न क्या है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या है। दोनों के क्वेश्चन तो सेम नहीं होते, लेकिन सिलेबस सेम होता है, टॉपिक सेम होते, तो उसका पैटर्न अलग होता है क्वेश्चन पूछने का। अब जैसे कि आप मान लो अभी UP पुलिस का आपका री एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे आपको आइडिया भी है? आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। अब मैं अगर अपने सब्जेक्ट GS की बात करूँ, UP पुलिस का पेपर पिछली बार कितने 4 शिफ्ट में हुआ था कि नहीं होता? 2 दिन में 4 शिफ्ट में होता। एक शिफ्ट में GS के कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन आपके पास 4 पेपर हो गए, कितने हो गए? 152 क्वेश्चन तो ये हो गए कि नहीं हो गए? 152 क्वेश्चन तो आपके पास पुलिस एग्जाम के हैं, पुलिस के एग्जामिनर ने जो बनाए हैं। अब 152 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है कि नहीं है? अब उनको 4 ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लो, 150 मान लिया, 600 के समथिंग ये हो गए कि नहीं हो गए? 600 क्वेश्चन आपके पास GS में है। अगर आपने इन 600 क्वेश्चन को बहुत डिटेल से कर लिया ना तो समझो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग तो इतनी मेहनत नहीं करोगे। मैं आप सबके लिए क्या कर रही हूँ, UP पुलिस की जो आपकी प्रहार सीरीज चल रही है, इस प्रहार सीरीज में क्या कर रही हूँ, UP पुलिस की प्रहार सीरीज जो रामबाण क्वेश्चन चल रहे हैं GK GS के, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी और चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है UP पुलिस कांस्टेबल के नाम से। वहाँ पे आप क्या करिए, इन सारे जो भी क्वेश्चन हैं 4 शिफ्ट में जो 38 क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछा, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रहार सीरीज की उस वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 30 वीडियो चैनल में आ चुके हैं, कुछ और आएंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता।
क्योंकि 10-15 मिनट में जितने मैं फैक्ट दे देती हूँ, अगर आपने इतने तैयार कर लीजिए तो गारंटी मानिए 30+ क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लें। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी जारी करता है। तेंदुलकर समिति में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या कितनी बताई थी? तेंदुलकर समिति ने कहा था 37.2% भारत में गरीबी रेखा से नीचे, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के नीचे कितनी है? 37.2% है। किस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर। वह स्वामित्व किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है कि पब्लिक सेक्टर का? इस आधार पर अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया। अब हम भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर ले। देखो, इस पीडीएफ को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। पहले तो सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन निकाले, उसके बाद उनको टॉपिक वाइज डिवाइड किया। ये पीडीएफ पढ़कर ही जाना और वीडियो को रट कर जाना। ऐसा ना हो कि जब पेपर के बाद तब आपको लगेगा कि काश मैंने इस वीडियो को पढ़ लिया होता, काश मैंने इन चीज़ों को तैयार करना होता। तो एक बात याद रखना, कर ले सैर दुनिया की वो गाली, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी का। अभी टाइम है, एग्जाम के बाद सोचोगे भी ना कि आप पढ़ लो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत एक कृषि है, क्योंकि हमारे भारत की 50% से अधिक जनसंख्या क्या हो रही है? कृषि में संलग्न है। लेकिन कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है? मात्र 16.85%। अगर पूछेगा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है आपका तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में मात्र 17% जनसंख्या संलग्न है, लेकिन सेवा क्षेत्र 50% से ज़्यादा जीडीपी में योगदान होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, राष्ट्रीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता है। देखो, तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। आप सेवा क्षेत्र को समझने की ट्रिक देखो, आपको पता है सेवा क्षेत्र क्या होता है। अगर आप कहीं भी पैसा दो, पैसा देने पर आपको कोई भी वस्तु ना मिले तो समझ जाओ आपको क्या मिल गई? सर्विस। अब जैसे कि आप बस में बैठे, बस में बैठने पर बस वाला सीट आपको दे देता है क्या? नहीं देता। भाई बैठे, जब आपको उतरना है तो उतर जाते हैं, तो बस वाले ने आपको क्या कर दिया? सेवा दे दिया। आप टीचर के पास गए, टीचर अपने नोट्स तो आपको नहीं दे देता। टीचर ये तो नहीं कहता ये भाई मेरा नॉलेज है, इसको घोल के पी लेना। नहीं, टीचर आपको सिर्फ पढ़ाता है। टीचर ने क्या किया? सर्विस प्रोवाइड किया। बस हो गया, यातायात हो गया, बीमा कंपनियां हो गई, होटल हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर पैसा देने पर वस्तु ना मिले तो समझो क्या मिल गई? सेवा। अब भाई दुकान वाले के पास गए, आपने 20 रुपये दिए, बोला ब्रेड की पैकेट दे दो, उसने ब्रेड की पैकेट दे दिया, चिप्स के पैकेट दे दिया, उसने कोल्ड ड्रिंक के पैकेट दे दिया, तो उसने क्या कर दिया? वस्तु दे दिया। पैसा दिया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को आपने 500 रुपये फीस दिया। डॉक्टर कुछ देता है क्या आपको? डॉक्टर सिर्फ सजेशन देते हैं कि भाई ऐसा करना, ये वाली दवाएं खा लेना, ऐसे ऐसे खा लेना, इन चीज़ों का परहेज करना। तो डॉक्टर ने क्या प्रोवाइड किया? डॉक्टर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड किया। तो तृतीय क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में जो जॉब करते हैं उन्हें हम कौन सी जॉब बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब किसको कहते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब उसको कहते हैं जो स्किल होता है, जिसके पास स्किल्ड लेबर। अब जैसे टीचर के पास अपनी स्किल है, डॉक्टर के पास अपनी स्किल होती है, तो जिसके पास भी स्किल होती है उससे हम कौन सी जॉब बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। जिसके पास स्किल नहीं होती उससे हम कौन सी जॉब बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। जो नीति निर्माण में भागीदारी करते हैं, जैसे किसी कंपनी के एमडी हो गए, सीईओ हो गए, सरकार के मंत्री हो गए, उन्हें हम कौन सी जॉब बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। ध्यान रखिएगा। देश में राष्ट्रीय न्यायालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना आपकी 1951 में थी। ये मिसप्रिंट हो गया, सीएसओ की स्थापना आपकी 1951 में हुई थी। 1949 में हमने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पीसी लालनोबिस। पीसी लालनोबिस की सिफारिश पर 1951 में हमने क्या किया था? सीएसओ का गठन किया था। एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी? एनएसएसओ की स्थापना 1950 में थी। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद, जो भी चीज़ें हमारे भारत में उत्पादन हुई है, वो जो भी हमारे भारत में उत्पादन हुआ या जो भारतीयों के द्वारा विदेश में भी कई उत्पादन हुए, उससे हम क्या करते हैं? अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके करते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा करते थे। लेकिन आप किसके द्वारा करते हैं? आप 2019 से हम एनएसओ के द्वारा करते हैं। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था तब इसका आंसर सीएसओ था, इसलिए मैंने आपको वही लिख दिया था कि आपको याद रखना है कि भाई अगर आज क्वेश्चन आएगा तो क्या टिक करना है? एनएसओ। पहले कौन करता था? सीएसओ करता था। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ पे? गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दें क्या? गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी गोवा के सीएम है।
गोवा में क्या हुआ, एक हमने जीएसटी संग्रहालय खोला है, जीएसटी संग्रहालय धरोहर जीएसटी संग्रहालय जो गोवा की राजधानी पणजी में खोला है। हर घर जल वाला लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, रेबीज मुक्त राज्य भी आपका गोवा है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। समान सिविल संहिता का बिल पास करने वाला राज्य कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने समान सिविल संहिता का बिल पास कर लिया है। अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख है, समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, 1867 में क्या किया था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। 20 रुपए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध कहते हैं। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। एक इतिहासकार लिखते हैं कि देखो अंग्रेजों का सिस्टम ऐसा था कि गंगा नदी से सारी अच्छी चीज़ों को सोकर क्या करता था, टेम्स नदी के किनारे छोड़ देता था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना हुई थी तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था गोविंद रानाडे ने। ड्रेन थ्योरी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे होता है, राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर का संबंध होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। देखो 1867-68 में क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कुछ जगह इसको 1866-67 भी देता है। ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक होते हैं क्योंकि हमने 66 में बात स्टार्ट की थी, 67 में किया था, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है इसको 1866 कहता है। इससे कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, या तो 67 होगा या तो 66 होगा। राष्ट्रीय आय से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद पहली बार राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक रूप से आकलन किसने किया था, 1931-32 में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया था वीके राव ने। इसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद हमने 1949 में क्या किया, एक समिति बनाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाए पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर 1951 में हमने क्या कर दिया, सीएसओ का गठन किया। सीएसओ 1951 से लेकर 2019 तक सीएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन करते रही। 2019 से लेकर राष्ट्रीय आय का आकलन अब कौन कर रहा है, एनएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन कर रही है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, 1931-32 में वीके राव ने। पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2019 तक राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने। 2019 के बाद से हमने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संस्थान का विलय करके एक संस्था बनाई। वो संस्था कौन सी है, एनएसओ। तो 2019 से राष्ट्रीय आय का आकलन कौन कर रहा है, एनएसओ कर रहा है। क्लियर हो क्या। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने की संस्था कौन सी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन थी, वर्तमान में कौन है, एनएसओ। क्लियर हो क्या। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त माप कैसे है, देश की आर्थिक समृद्धि। राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हैं। देखो यूपी पीसीएस प्री का, यूपी लोअर सबार्डिनेट का क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब तक सारे फैक्ट याद ना हो जाए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, पर याद जरूर करिए। क्लास को मूवी के तरीके, सीरियल के तरीके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है, आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था खुली है, विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरे देश के साथ संबंध के आधार पर कैसी, खुली है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी है, विकास के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील। स्वामित्व के आधार पर कैसी है, स्वामित्व के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है इंडिया की। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था होता है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की वरीयता होती है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के विद्यमान होते हैं। उस अर्थव्यवस्था को हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, कीन्स महोदय मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक थे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। जिससे रूस की अर्थव्यवस्था कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो रूस अपने आप को घोषित करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन अगर रूस की नीतियों को देखेंगे तो रूस की नीतियाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसी हैं। 2001-2 में सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर क्या था? 2001-2 में सकल उत्पादन वृद्धि दर था आपका 5.4%, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। 2001 के बीच में भारत की विकास दर क्या थी? 2001 के बीच में भारत की विकास दर थी आपकी 4.4%। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा और बैंकिंग। बैंकिंग चैप्टर को भी हमने सबसे पहले अच्छे से आपकी क्लास में पढ़ा हुआ है, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। भाई भारत में बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। ग्रीसम का नियम संबंधित किससे है? मुद्रा के प्रचलन से। तो भारत में मुद्रा कितने प्रकार की होती है? आपके पास कौन कौन सी मुद्रा है? सबसे पहले हमारे भारत में क्या होती है? धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या होती है? जो भी आप सिक्के होते हैं, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 200 रुपए का सिक्का, ये क्या है? आपके धातु मुद्रा है। अगली मुद्रा क्या होती है? आपकी पत्र मुद्रा। जो भी आपके नोट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के नोट आपके क्या होते हैं? पत्र मुद्रा। अगली मुद्रा होती है आपके साख मुद्रा। जो आप डीडी बनवाते हो, चेक बनवाते हो, ये सारी मुद्राएं कैसी हैं? साख मुद्रा। एक होती है आपकी प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जैसे आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो, ये आपकी कौन सी मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा। और लास्ट की मुद्रा होती है आभासी मुद्रा। जैसे आप गूगल पे यूज कर रहे हो, फ़ोन पे यूज कर रहे हो, बिटकॉइन यूज कर रहे हो, ये सारी मुद्राएं कैसी होती हैं? आभासी मुद्रा। तो मुद्रा के कितने प्रकार हैं? मुद्रा के 5 प्रकार हैं। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और आभासी मुद्रा। सर्वाधिक तरलता किस मुद्रा की होती है? सर्वाधिक तरलता होती है आपकी पत्र मुद्रा की। भाई आप किसी को नोट दो, नोट फटाक से आदमी ले लेता है ना। अब किसी से कहो कि ऐसा है, हम 500 का सामान ले रहे हैं, हम 500 की चेक दे रहे हैं, उसकी इच्छा होगी तो लेगा। भाई उसे लगेगा ऐसा ना हो कि कल ये चेक हम बैंक लेके जाएं और आपकी चेक क्या हो जाए? बाउंस हो जाए। तो सर्वाधिक तरलता, तरलता का मतलब होता है सर्वाधिक चलती कौन सी मुद्रा है? पत्र मुद्रा। हम सर्वाधिक क्या होती है हमारे यहाँ पे? पत्र मुद्रा। नोट ही चलते हैं कि नहीं। अब भाई किसी से आपने कहा गूगल पे से ले लो, उसकी इच्छा हुई दिली, वो बोलेगा नहीं मैं तो गूगल पे यूज ही नहीं करता, मैं तो नहीं लूँगा, मुझे आप कैश दे दीजिए। तो सर्वाधिक तरलता किस मुद्रा की होती है? सर्वाधिक तरलता आपकी पत्र मुद्रा की होती है। हवाला क्या होता है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। कई बार क्या होता है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है, जिसे हम हवाला के नाम से जानते हैं। भाई आज आप इंडिया में हो, इंडिया से आप किसी दूसरे देश सिंगापुर जा रहे हो, आपको वहाँ की मुद्रा चेंज करानी पड़ेगी कि नहीं करानी पड़ेगी? या सिंगापुर से भारत आ रहे हो तो आपको भारत की मुद्रा चेंज करानी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है? ये अवैध रूप से होते हैं। कुछ तो होते हैं भारत सरकार द्वारा अच्छे से वैध रूप से चेंज करवा रहे तो सही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है? लोग अवैध रूप से चेंज करवा रहे होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? हवाला बोलते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या होता है? विमुद्रीकरण। जैसे हमारी सरकार ने क्या कर दिया था भाई? कुछ नोटों को बंद करके जैसे आपके कुछ नोट क्या कर दी थी सरकार ने? बंद कर दिए थे भारत सरकार ने, और नई मुद्रा चलाई थी। जैसे आप नोटबंदी कहते हो कि भाई नोटबंदी हो गई, तो वो हमारा क्या था? विमुद्रीकरण। वह अवस्था जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में लगातार वृद्धि, तो उससे हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति या महंगाई। आपको एक मैंने फ्लो चार्ट बताया था ना कि एक ये फ्लो चार्ट बाजार में चलता रहता है, ये वाला। तो किसी भी चीज़ की कीमतों को समान स्तर पर रखने का प्रयास गवर्नमेंट करती है। अगर कीमतें क्या हो रही हैं? लगातार बढ़ रही हैं। जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती तो उससे हम क्या बोल रहे थे? मुद्रास्फीति बोल रहे थे। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? कीमतों में लगातार वृद्धि होना। अब कीमतों में लगातार वृद्धि होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन कीमतों को समान स्तर पर लाने के लिए कीमतों को कम करेगी। तो इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति क्या होती है? कीमतों में वृद्धि। अब कई बार क्या होता है? कीमतें लगातार गिरती रहती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रा विस्फीति। अब मुद्रा विस्फीति कीमतों में लगातार अगर लगातार कमी होगी तो भी हमें उठाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा संस्फीति। तो 4 पॉइंट होते हैं: मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा विस्फीति और मुद्रा संस्फीति। एक एग्जाम्पल से फिर से समझते। देखो एक बात समझो, अभी जैसे इस टाइम पे आप क्या टमाटर देख रहे हो कि नहीं? टमाटर के सामान रेट कितने होते हैं? 20 से 30 रुपये पर किलो टमाटर के सामान रेट होते हैं। तो हम ये भी नहीं कहते कि भाई टमाटर बहुत महंगा है, तब हम ये भी नहीं कहते कि टमाटर बहुत सस्ता है। सामान कीमत है टमाटर की 30 रुपये। मैंने माना टमाटर की सामान कीमत 30 रुपये पर केजी है।
अब क्या हुआ कि आज ये टमाटर बढ़ता चला गया, आज टमाटर में 100 रुपये पर किलो मिल रहा है। तो टमाटर की कीमत में क्या हो गई, लगातार वृद्धि हो गई। तो हमने कहा कि टमाटर की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही, तो अर्थात क्या, मुद्रास्फीति। लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही तो मुद्रास्फीति है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महंगाई। अब सरकार का काम क्या होता है, सरकार इसके लिए मौद्रिक नीति लाती है कि कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना है। सरकार ने सामान्य स्थिति में कीमत लाने की प्रयास किया तो कीमत आ गई 30 रुपये। 30 रुपये में आ गई तो सामान्य स्थिति है। अब लेकिन 30 रुपये से भी कीमत गिरते गिरते कितनी चली गई, अब भाई 5 रुपये किलो में टमाटर बिकने लगा। अब 5 रुपये किलो में टमाटर बिक रहा है तो टमाटर में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई। तो बाजार में क्या हो गई, मंदी। पहली चीज़ क्या थी, कीमतों में लगातार वृद्धि, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति कीमतों की कमी को हम क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, मुद्रा अपस्फीति। अब कीमतों में लगातार गिरावट हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा विस्फीति। मुद्रा विस्फीति को हम सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, मंदी। मुद्रा विस्फीति को हम क्या बोलते हैं, मंदी। अगर हम बाजार को मंदी से बाहर निकालना चाहते हैं तो कीमतों में हम फिर से वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा संस्फीति। तो चारों पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं, मुद्रास्फीति, बाजार में कीमतों में लगातार वृद्धि, मुद्रास्फीति। कीमतों में हुई वृद्धि को सामान्य स्तर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा अपस्फीति। अब कीमतों में लगातार गिरावट होगी, वो बाजार मंदी की स्थिति में चला गया, उसको हम बोलते हैं मुद्रा विस्फीति। बाजार को मंदी से बाहर निकालने के लिए क्या लाते हैं, मुद्रा संस्फीति। क्लियर हो क्या। अब मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, मुद्रास्फीति में होता क्या है भाई, कीमतों में लगातार वृद्धि। कीमतों में लगातार वृद्धि होगी तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, रीढ़ी को। रीढ़ी को मुद्रास्फीति से क्या होता है, लाभ। जबकि ऋणदाता को क्या होता है, हानि होती है। ऋणदाता को क्या होती है, हानि होती है। रीढ़ी को क्या होता है, आपको लाभ होता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाते, इसी युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है। परंतु यदि विफल होगी तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति। तो भाई अचानक से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई। मुद्रास्फीति के कारण सर्वाधिक हानि किसको होती है, लेनदार को सर्वाधिक हानि होती है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, भारत में सर्वाधिक पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1806 में। इससे पहले हम क्या करते थे भाई, कहीं हम सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ऐसे चलाते थे ना। पहली बार आभासी मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था, नागोजी साटोकावा ने बिटकॉइन का आविष्कार किया था। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसमें खर्च होता है, पेट्रोलियम के आयात में। क्योंकि हम सर्वाधिक पेट्रोलियम का आयात करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पे करने की जरूरत होती है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन किसमें करते हैं, हम थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष मानी जाती है जब प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित कैसे करते हैं, मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि पर नियंत्रण करके। देखो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने का तरीका क्या होता है, मौद्रिक नीति जारी होती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत उपकरण होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CR, SR, बैंक रेट, ये सब क्या होते हैं, मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SR। अब आप मान लो रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर बैंक क्या करती है, जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है। RBI बैंकों को ऋण देगी तो क्या होगा, रेपो रेट। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा अच्छे से। रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, अगर हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया या हमने रेपो रेट को घटा दिया तो रेपो रेट क्या होती है, RBI बैंक को जिस दर पर लोन देती है वो आपकी रेपो रेट होती है। आज RBI को हमने रेपो रेट को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब भाई अभी तक क्या हो रहा था, हमें 6% में लोन मिल रहा था बैंक को। अब रेपो रेट ने, RBI ने कहा कि अब हम 6% में नहीं 8% में लोन देंगे। अगर देखो बैंक को 8% में लोन मिला तो बैंक का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है कि नहीं होता। बैंक ऐसा तो नहीं कि बैठा है आपके लिए, आइए आपको हम लोन दे देंगे फ्री में, ऐसा करता है, नहीं करता। अभी तक बैंक को क्या हो रहा था, 6% में लोन मिल रहा था, लेकिन अब हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बैंक को कितने में लोन मिलेगा, 8% में। अगर बैंक को 8% में लोन मिलेगा तो बैंक आपको 10% में लोन देगा कि नहीं देगा, भाई बैंक कुछ तो कमाएगा। तो यहाँ पे लोन महंगा हो गया कि सस्ता हो गया, तो लोन क्या हो गया, महंगा हो गया। अब जब लोन महंगा हो गया तो आप लेने जाओगे लोन की कम, आप ज़्यादा लोन लोगे कि कम लोगे, भाई जब लोन महंगा मिलेगा तो हम लोन क्या करेंगे, कम लेंगे।
जब आप लोन कम लोगे तो आपके पास पैसा कम होगा कि ज़्यादा होगा? भाई जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो बाजार में खरीदारी कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे? जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं तो मैं कार कहाँ से खरीदूंगी? जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं तो मैं फ्लैट कहाँ से खरीदूंगी? ऐसे क्या होता है, बाजार में जब पैसा कम होता है तो लोग खरीदारी कम करते हैं। जब किसी भी चीज़ की खरीदारी कम होती है, मैंने बताया कि अगर क्या हो जाता है, मांग में कमी आ जाती है तो कीमतों में भी कमी आ जाती है। अगर आज स्कूटी वाले को, हीरो वाले को अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पैसों को कुछ कम करना पड़ेगा। इसी आधार पे क्या होता है, बैंक में पैसों का नियंत्रण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है। अगर आपको मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना है तो आप रेपो रेट को क्या करेंगे, बढ़ा दोगे। अगर बाजार को मंदी से बाहर निकालना है तो रेपो रेट को क्या कर दोगे, घटा दोगे। एक बात और ट्रिक याद कर लो, अगर आपको महंगाई का नियंत्रण करना है तो रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, बैंक रेट को, कैश रिजर्व रेशियो को, SLR को, OMO को, सबको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको महंगाई का नियंत्रण करना है तो सब कुछ बढ़ा दीजिए, अगर मंदी का नियंत्रण करना है तो सब कुछ घटा दीजिए। बस इस ट्रिक को याद रखिएगा, बाकी चीज़ें याद हों या ना हो भूल जाइएगा। क्लियर हो क्या? मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण कर दिया ना कि भाई बाजार में हमने क्या किया, पैसा ही कम आने दिया। जब बाजार में पैसा कम आएगा तो लोगों के पास कैसा कम आएगा, जब लोगों के पास कैसा कम होगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, जब खरीदारी कम करेंगे तो कीमतें ऑटोमेटिक घट जाएंगी। तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे करते हैं, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब, 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार का संबंध किससे होता है, सोना चांदी सराफा से गिल्ट एंड बाजार का संबंध होता है। RBI क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है RBI। भारत के सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक को नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस कौन देते हैं, RBI। RBI सभी बैंकों को रेगुलेट करते हैं। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक आपका लेखा वर्ष होता है मार्च से अप्रैल के माह में रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। रिजर्व बैंक के नोट वर्गीकरण कम से कम कितने रुपए का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। देखो पहले हम सबसे पहले RBI के बारे में समझ लेते हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। हमने क्या किया था, एक आयोग बनाया था, यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक्ट के द्वारा 1934 के एक्ट के द्वारा हमने 1 अप्रैल 1935 को क्या किया था, हमने RBI की स्थापना किया। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। जब RBI की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ पे बनाया था, इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1937 में RBI के हेडक्वार्टर को हम कहाँ पे लेके गए, 1937 में RBI के हेडक्वार्टर को हम कलकत्ता से बम्बई लेके गए। जब RBI की स्थापना हुई तो RBI ने पाकिस्तान बर्मा के बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। फिर हमने 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया। RBI के पहले गवर्नर कौन बनते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर बनते हैं। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। RBI के वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI के 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल जी RBI के 24वें गवर्नर थे। RBI के 23वें गवर्नर कौन थे, RBI के 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन जी RBI के 23वें गवर्नर थे। ये RBI के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। RBI का लोगो का है पॉम ऑयल ट्री प्लस बंगाल टाइगर का लोगो है। क्लियर हो गया RBI के बारे में। अब भाई RBI काम क्या करती है, देखो कोई भी नए बैंक खोलनी है, नए बैंक को लाइसेंस देना है, RBI देती है। भारत सरकार को पैसा लेना है, भारत सरकार RBI से पैसा लेती है। RBI सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ पे मौद्रिक नीति को कौन जारी करते हैं, RBI जारी करती है। मुद्रा की आपूर्ति का निर्धारण कौन करते हैं, RBI करती है। मुद्रा को छापने का काम कौन करवाता है, RBI के देखरेख में होता है। ये सारे RBI के काम थे। अब भाई RBI पैसे को जारी कैसे करती है, RBI न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा क्या करती है, पैसे को जारी करती है। न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता है, RBI के पास 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ उसके पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। RBI 115 करोड़ क्या रखती है, गोल्ड रखती है और 85 करोड़ क्या होते हैं, कैश रखती है। RBI जैसे क्या होते हैं,
जो आपको सिक्के होते हैं, सिक्के को कौन जारी करता है? सिक्के आपके वित्त मंत्रालय जारी करता है। सिक्के में किसका साइन होगा? वित्त सचिव का। इसके साथ साथ 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट भी आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है और जिसके साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के। इसके अलावा आपको जो भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के नोट होंगे, इन सारे नोटों को RBI जारी करे। तो इन पे साइन किसका होता है? RBI के गवर्नर का। तो 10 रुपए के नोट पर किसके साइन होंगे? 10 रुपए के नोट पर गवर्नर के साइन होंगे। वर्तमान में भारत के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी को इस बार के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? RBI। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? RBI के गवर्नर। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है? देवास, नासिक में बैंक नोट प्रेस स्थित है। 20 रुपये इससे उच्च वर्ग के नोटों की छपाई कहाँ पे होती है? देवास जो नासिक की प्रेस है, इसमें 20 रुपये के अधिक के मूल्य के नोटों की छपाई होती है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? देखो, भारत का सरकारी बैंक पूछेगा, भारत सरकार का बैंक पूछेगा, बैंक। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पूछेगा या भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो आपका SBI। SBI के बारे में भी जान लेते हैं क्या? देखो, SBI के इस टाइम पे हेड कौन है? दिनेश खारा जी SBI के हेड है। SBI की स्थापना कब हुई थी? 3 बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों बैंकों को मिलाकर हमने क्या कर दिया था? एक बैंक बनाई थी, इंपीरियल बैंक। इसके बाद क्या होता है? 1 जनवरी 1950 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके हम कौन से बैंक बनाते हैं? SBI। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं आपके उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक कैसी है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 में PNB की स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय ने क्या किया था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में होती है, ध्यान रखिएगा। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्याएं कार्यरत हैं? भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्याएं कार्यरत हैं UK में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं आपके इंडिया में। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ATM, तैरता हुआ ATM कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी बैंक ऋण प्रदान करती है? नाबार्ड। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड बैंक के हेड कौन है? KG साबिर नाबार्ड बैंक के हेड है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 6ठी पंचवर्षीय योजना में एक और बैंक की स्थापना हुई थी, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? 1982 में। एक्जिम बैंक का उद्देश्य क्या था? आयात निर्यात को बढ़ावा देना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जानते हैं। 12 जुलाई 1982 को हमने क्या किया था? नाबार्ड की स्थापना किया था। क्लियर हो क्या? बाद में 20 रुपये और इससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई कहाँ पे होती है? देवास की बैंक में होती है। इस चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। अब इसके साथ साथ भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए, अगर आज आपको नया प्राइवेट बैंक खोलना है तो आपके पास कितने करोड़ की पूंजी होनी चाहिए? आपके पास 200 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी? UTI। UTI सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की संस्था है, जो की स्थापना 1964 में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। LIC ने अभी अपने 74% IPO ला चुकी है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का नियंत्रण करने वाली बॉडी कौन सी? 1992 के एक्ट के द्वारा SEBI की स्थापना हुई थी। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? भाई SEBI की स्थापना तो हो गई थी 1988 में। लेकिन SEBI के पास क्या था? उस टाइम पे अधिकार नहीं थे बहुत सारे। जब 1990 में हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा शेयर मार्केट में घोटाला किया, तब हमने कहा कि भाई SEBI को हमें अधिकार देने की जरूरत है। तो फिर हमने 1992 के एक्ट के द्वारा SEBI को अधिकार प्रदान किया। SEBI की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन SEBI का एक्ट कौन सा? 1992 का एक्ट है। SEBI क्या करती है? आपके शेयर मार्केट का नियंत्रण करती है। भारत में कितने 23 शेयर मार्केट हैं, जिसमें से आपके 2 बहुत ही प्रसिद्ध शेयर मार्केट है। एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट को नियंत्रण कौन करता है? SEBI। SEBI की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। SEBI के लिए कौन सी
समिति बनी थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। फेरवानी समिति की अनुशंसा पर सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का एक्ट कौन सा? 1992 का एक्ट है। सेबी की पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच, इस टाइम की वर्तमान हेड भी और पहली महिला हेड भी माधवीपुरी बुच है। सेबी की स्थापना वैधानिक दर्जा कब मिला था? स्थापना 1988 में हुई थी। 30 अप्रैल 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। सेबी की पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई है? 24 है मान्यता प्राप्त, जिसमें 2 बहुत ज्यादा आपके प्रसिद्ध है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? आपके मुंबई में। कौन सा भारतीय बैंक है जो 1000 करोड़ के पूंजीकरण को पहुंचने वाला पहला बैंक बन चुका है? तो आपका एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना सबसे पहले इंपीरियल बैंक के रूप में हुई थी। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। एसबीआई का ऐप कौन सा है? यूनो। यूनो ऐप एसबीआई का ऐप है। एसबीआई के हेड इस टाइम पे कौन है? दिनेश खाराची एसबीआई के हेड है। क्लियर हो गया? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किस बैंक के पास है? रिजर्व बैंक के पास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण था। 1926 में हमने यंग हेल्टन आयोग का गठन किया था। यंग हेल्टन आयोग को शाही आयोग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ था? 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे स्थित था? कलकत्ता में। बाद में 1937 में हेडक्वार्टर को कलकत्ता से मुंबई लेकर गए थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। आरबीआई का लोगो का बंगाल टाइगर और पॉम ऑल्ट्री आरबीआई का लोगो है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। जो चीज़ों को मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करा रही हूँ, बस आपको याद कर कर ही जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का क्रय विक्रय क्या होते हैं? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को बाजार में क्रय विक्रय के लिए लेकर आ जाती है। अगर बाजार को मंदी से बाहर निकालना है तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है? ओएमओ क्या करती है? लेकर आती है। इस हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की नीति होती है। एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है, एक महंगी मौद्रिक नीति होती है। ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। 2 माह में एक बार मौद्रिक नीति जारी होती है। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ओएमओ, ये सब क्या होते हैं? मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सस्ती मुद्रा का अर्थ होते हैं ब्याज की कम दरें। आईएमएफ के अनुसार हर सदस्य को अपना वैध मुद्रा का समूल घोषित करना अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टार्लिंग के रूप में। आईएमएफ कौन से? आईएमएफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर स्थित है आपके वाशिंगटन डीसी में। देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहते हैं। 1940 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? हेडक्वार्टर इनका स्थित है वाशिंगटन डीसी में। वह धन मुद्रा बहुत अधिक हो और वस्तु बहुत कम हो, अर्थात क्या हो रहा है? कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही, तो क्या होता है? महंगाई, मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन होता है बाजार की ब्याज दर में। बैंक दर क्या होती है? देखो, आरबीआई को, अगर बैंकों को आरबीआई से उधार लेना है, अगर बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए पैसा उधार ले रही तो किस रेट पर लेगी? रेपो रेट पर लेगी। अगर बैंक आरबीआई से दीर्घकाल पर पैसा उधार ले रही तो किस दर पर लेगी? बैंक दर पर। बैंक एक निश्चित ब्याज दर पर क्या करती है? आरबीआई एक निश्चित ब्याज दर पर बैंकों को पैसा उधार देती है। तो बैंक रेट क्या होती है? आरबीआई जिस दर पर बैंकों को दीर्घकाल के लिए पैसा उधार देती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को अल्पकाल के लिए पैसा उधार देती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। बैंक जिस दर पर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तीनों समझ में आए कि नहीं? देखो, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम होती हैं। दोनों में क्या होता है? आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है, बस अंतर क्या होता है? टाइम का। रेपो रेट में पैसा क्या होता है? अल्पकाल के लिए 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे ऐसे दिया जाता है, जबकि
आपके बैंक रेट में पैसा क्या होता है, दीर्घकाल के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, 2 महीने 6 महीने ऐसे पैसा उधार लिया जाता है। पैसा उधार किससे लेती है बैंक, आरबीआई से। आरबीआई से अगर अल्पकाल के लिए पैसा उधार ले रही तो क्या हो गया, रेपो रेट। आरबीआई से दीर्घकाल के लिए बैंक पैसा उधार ले रही तो क्या हो गया, बैंक रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बैंक दर वह दर होती है जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक कौन सी, आरबीआई। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को दीर्घकाल के लिए पैसा उधार देती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। वह विदेशी मुद्रा जो शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट करेंसी या तो गर्म मुद्रा, जिसमें शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति, उसे हम हॉट करेंसी बोलते हैं। वित्तीय सुधार के लिए 1991 में एक समिति कौन सी बनाई थी, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे, वित्तीय सुधार के लिए बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम दिया था। वेज एंड मीन्स एडवांस लेती, सरकार जो ऋण लेती किससे लेती है, आरबीआई से। वास्तविक मजदूरी का निर्धारण कैसे मानते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति से। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समन्वय के रूप में स्थापित हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा एक्ट था, 1934 का एक्ट था। सहभागिता नोट संबंधित किससे, विदेशी संस्थागत निवेश से सहभागिता नोट संबंधित है। तो आज की क्लास में देखो इतने पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी की इसके एक और पार्ट आएगा, वहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इन चीज़ों को याद करिएगा। अपने माँ बाप का सपना पूरे करिएगा, मेहनत करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम में ले सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैम इस सब्जेक्ट की पीडीएफ जिससे मैं आपको दे दूँगी। बस आप मेहनत करिए और इस बार अपना 2024 को सिलेक्शन का ईयर बनाकर दिखाना है।